हेलो बच्चों। देखिए आज मैं 10वीं क्लास की जो सोशल साइंस की बुक्स है उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ था, हमने देखा था कि यूरोप में एक व्यक्ति आया, नेपोलियन। और नेपोलियन ने किस तरीके से अन्य राष्ट्रों में हस्तक्षेप किया और वहाँ की जो निरंकुश शासन व्यवस्था थी उसके ऊपर कैसे कुठाराघात किया, कैसे वहाँ पर उनकी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। तो देखिए जो हम बात कर रहे थे, नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस से संबंधित थे। जैसे फ्रांस यहाँ पर है तो ये फ्रांस से यूरोप के अन्य भागों में जा रहा था। यूरोप के अन्य भागों में जा रहा था तो ये भी यूरोप में ही पड़ता है, लेकिन ये यूरोप के अन्य भागों में जब जा रहा था तो अब देखिए ये तो गया है लगभग 1800 ईस्वी में, यानी कि ये 1793-94 के बाद में ये गया है और 1804 में इन्होंने एक अपनी संहिता भी स्थापित की थी। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद से पूर्व यहाँ भी और यहाँ भी पूरे यूरोप में तो 1800 ईस्वी से पहले व्यवस्था क्या थी, है ना। तो क्या आप एक चीज मुझे बताएंगे कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का विकास हुआ उससे पहले राष्ट्रवाद उस समय क्यों नहीं पनप रहा था? उसका कारण क्या है कि इतने दिनों तक वहां पर राष्ट्रवाद नहीं पनपा? उसका कारण क्या था? हाँ, इसका कारण हम जानेंगे अभी कि यूरोप में 1800 ईस्वी से पूर्व राष्ट्रवाद का विकास कैसे नहीं हुआ या कारण क्या रहे हैं इसके। देखिए यहाँ पर कुछ समस्याएं रही हैं यूरोप की कि एक हम उदाहरण देते हैं हैब्सबर्ग का। हैब्सबर्ग का हैब्सबर्ग एक साम्राज्य है। हैब्सबर्ग क्या है? एक साम्राज्य है और जो वर्तमान जो हंगरी है और ऑस्ट्रिया है उसमें फैला हुआ है। यहाँ की एक सबसे बड़ी जो विशेषता है कि ये जो पूरा पूरा साम्राज्य है ये है जाति और भाषा के आधार पर विभाजित था। यहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग जाति और भाषा को मानने वाले थे। तो यहाँ भाषा में विविधता और जातियों में विविधता होने के कारण यहाँ के जो लोग थे उनमें सामूहिक चेतना का अभाव था। सामूहिक चेतना नहीं पाई जाती थी। लोगों में समान भाव नहीं थे। लोगों में राष्ट्र के प्रति कोई विचार नहीं था। लेकिन इनमें या यूं कहा जाए कि इनमें केवल और केवल क्या भाव था? वो भाव था राजा के प्रति सम्मान। राजा के प्रति सम्मान, केवल इनमें एक भावना थी कि हमें राजा को सम्मान देना है। अगर राजा के प्रति कोई भी व्यक्ति गलत बात बोलता है, गलत शब्द बोलता है या राजा को कभी भी कोई विपत्ति आती है तो हम उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उनका हम सम्मान बचा के रहें। तो इनमें एक भावना थी। तो इसका मतलब ये था कि राजा को ये देवी रूप में मानते थे, देवी शक्ति के रूप में मानते थे। लेकिन ये जो राजा था इसका इनके प्रति कोई भाव नहीं था या कल्याण के प्रति, या यूं कहा जाए कि इनके विकास, ये जो सामान्य जनता थी इनके प्रति कोई लगाव या फिर कोई भाव नहीं था। इनके प्रति कोई जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो नहीं था। अब देखिए यहाँ पर भाषा के आधार पर कैसे बांटे हुए थे ये भी पता करना जरूरी है कि भाई भाषा के आधार पर लोग कैसे बटे हुए थे, क्या वास्तव में बटे हुए थे या नहीं थे लेकिन बटे हुए थे। देखिए कुछ जर्मन भाषा के क्षेत्र थे, जैसे एल्पस का एक टिरोल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है यूरोप में। फिर दूसरा है जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिया।
फिर उसके बाद में हम देखते हैं बोहेमिया, बोहेमिया। फिर उसके बाद में देखते हैं हम सुडेटरलैंड, सुडेटरलैंड। अभी लाइट चली गई थी। हाँ, कौन सा क्षेत्र है? सुडेटरलैंड है। इसके अलावा यहाँ पर एक भाषा और बोली जाती है जिसका नाम है इतावली। कौन सी भाषा है? इतावली। इतावली भाषा का मतलब है जो इटली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें बोली जाती है। तो यहाँ पर दो क्षेत्रों का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है वेनेशिया और एक है दूसरा नाम है लंबार्डी, लंबार्डी। ये दो क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए और भी है, पोलिश भाषा भी बोली जाती है यहाँ पर। पोलिश भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? एक गालिशिया क्षेत्र है, गालिशिया क्षेत्र इसमें बोली जाती है। इसके अलावा मैग्यार भाषा बोली जाती है। ये मैग्यार भाषा कहाँ बोली जाती है? हंगरी में बोली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से देखा हमने कि जाति ये भाषा के आधार पर लोग यहाँ बटे हुए थे, इसलिए इनमें सामूहिकता की भावना नहीं थी। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर जाति के आधार पर, जाति जो है यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की जाति थी। एक तो कुलीन वर्ग था और दूसरा था किसान वर्ग। देखिए, कुलीन वर्ग के पास सारी संपत्ति थी, उच्च वर्ग था, इसके पास विशेष अधिकार थे, या यूं कहा जाए कि राज्य का सर्वे सर्वा वर्ग माना जाता। किसानों की बड़ी बुरी हालत थी। ये जो पूरा जो हैम्सबर्ग साम्राज्य था, इसके किनारों के आसपास लोग रहते थे और ये किसान वर्ग थे। अब देखिए यहाँ पर जो अलग है, किसान अलग रहते हैं। यहाँ पर कौन कौन से किसान हैं? जैसे मान ले जाए स्लोवाक, स्लोवाक किसान रहते हैं यहाँ पर। एक कार्निवेला, कार्निवेला का स्लोवांश है, स्लोवांश किसान है। अगर हम पूर्वी की बात करें तो एक यहाँ ट्रांसिल्वेनिया वेनिया क्षेत्र है और यहाँ पर राउमन लोग रहते हैं। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर क्रोएट एक जाति है जो किसान का काम करती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर जो किसान वर्ग था वो भी अलग अलग बटा हुआ था, अलग अलग लोग थे इनके भी, ये भी एक वर्ग के नहीं थे। दूसरी चीज, किसानों को अगर हम देखें तो यहाँ दो प्रकार से बटे हुए थे। इधर वाले जो किसान थे वो भूदास की स्थिति में थे। यहाँ पर जो किसान थे वो भूदास की मतलब भूमि में दास के रूप में काम करते थे। उनको वैसे मजदूरी मिलती थी और उसके बाद में उन्हें वहीं रखा जाता था। उनको उनसे बेगार जैसी बेगार जैसी क्रियाएं करवाई जाती थी, या यूं कहा जाए कि उन्हें उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। जो भी सोचना होता था मालिक को सोचना होता था, जो भी करना होता था मालिक को करना होता था, और वो केवल उनके एक यूं कहा जाए कि एक मशीन मानव मशीन थी जो सोच नहीं सकती थी, अपने विवेक से कोई काम नहीं कर सकती थी। दूसरे प्रकार के जो यहाँ पश्चिम में, ये पूर्व क्षेत्र में थे और ये पश्चिम में अलग प्रकार के थे। यहाँ भी जो किसान थे वो क्या करते थे, किराए पर खेती लेते थे, किराए पर जगह खरीदते थे, और ये जगह किसकी होती थी? कुलीन वर्ग की होती थी। सारी जो जगह थी वो कुलीन वर्ग की। अब यहाँ कुलीन वर्ग की किसान ये जगह थी, तो यहाँ पर एक नई चीज उभर के आती है। देखिए क्या थी कि जो ये किसान है ना पश्चिम के, इनके पास संपत्ति हो जाती है। किराया था, किराया जैसे मान लेते हैं कि किसी ने 1 साल के लिए दे दिया, 2 साल के लिए दे दिया, और इसके बाद में वो उस जमीन को बोते थे, और बोने के बाद जो फसल होती थी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे। तो ऐसे लोगों के पास क्या हुआ कि संपत्ति बढ़ गई। भाई जब पैदावार उत्पादन बढ़ेगा तो इनके पास संपत्ति भी बढ़ेगी, ये भी स्वाभाविक बात है। दूसरी चीज है कि ये लोग क्या करेंगे, व्यापार भी करेंगे। जब व्यापार करेंगे तो इनके पास पैसा भी आएगा, बाहर जाएंगे लोग,
बाहर जाएंगे तो वहाँ की नई नई बातों को सीखेंगे, समझेंगे उनकी बातों को। तो इन्होंने यहाँ पर उत्पादन और व्यापार को बढ़ाने की सोची। तो उत्पादन बढ़ाने की बात अगर आती है तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? मशीनीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरी चीज उत्पादन के साथ साथ उत्पादन को कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा, तो व्यापार करना पड़ेगा। अब व्यापार हम करते हैं तो जैसे मान लेते हैं आप व्यापार कर रहे हो यहाँ से, जैसे जयपुर से आप दिल्ली जा रहे हो या अलवर से आप जयपुर जा रहे हो, तो आप यहाँ से सामान लेके चलेंगे। अब जब आपका सामान वहाँ बेचा जाएगा, बिकेगा वहाँ पर, तो वहाँ से पैसा लेके आएंगे। तो पैसा जब लेके आ रहे हैं तो रास्ते में आपसे लूटपाट भी हो सकती है और कोई घटना भी हो सकती है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम यहीं पर ही ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे कि हम यहाँ पैसा जमा करें और दूसरी जगह निकाल लें। तो ऐसी बैंकिंग जैसी प्रणाली वहाँ पर विकसित की गई, जिसे हम क्या कहेंगे? वाणिज्य। क्या कहेंगे हम? वाणिज्य। वाणिज्य क्रियाओं का भी विकास हुआ। तो कहाँ हुआ ये? पश्चिमी यूरोप में। जब उत्पादन हुआ, मशीनों का विकास होने लगा, तो ये प्रक्रियाएं जब चलेगी तो इसको कहते हैं औद्योगिक क्रांति। अब बात समझ में आई? औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? औद्योगिक क्रांति ये थी कि जब उत्पादन की क्रियाएं बदल जाती हैं, या यूं कहा जाए कि जो श्रम की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाता है और उत्पादन में तीव्र वृद्धि होने लगती है, समाज में नई व्यवस्था स्थापित होने लगती है, तो इसे ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा श्रम में परिवर्तन हो गया, मशीनों को चलाने की जो मशीनों को चलाने के लिए अलग से लोग लाने पड़ेंगे, उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें शिक्षित वर्ग को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए समाज में एक नए वर्ग का विकास होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग कहते हैं। इसके कारण से यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पर क्या होता है? एक नया वर्ग आता है जो क्या है? मध्यम वर्ग है, जो कैसा है? पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग माना जाता है। भाई पढ़ा लिखा ही होगा, पढ़ा लिखा होगा तभी तो उत्पादन को अच्छे से समझ पाएगा कि भाई उत्पादन में कहाँ कमी हो रही है या किस कारण से नहीं बढ़ रहा है। हमें ज़्यादा उत्पादन करना है तो क्या हमें प्रयास करने पड़ेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस प्रणाली को समझना पड़ेगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रणाली को समझना पड़ेगा। और इसके लिए कैसे व्यक्ति होने चाहिए? प्रशिक्षित व्यक्ति होने चाहिए। और जो प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे पढ़े लिखे ही हो सकते हैं, अनपढ़ तो कैसे हो सकते हैं? पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे उस प्रणाली को? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पढ़े लिखे होना चाहिए। तो ये वर्ग जो था पढ़ा लिखा और समझदार था। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जब मध्यम वर्ग का विकास हुआ तो इन्होंने कृषि के स्थान पर अपना जो है व्यवसाय जो है वो किसको चुना? जैसे सेवा क्षेत्र को चुन लिया, सेवा क्षेत्र को, या उद्योगों को चुन लिया इन्होंने, है ना, व्यापार को चुन लिया, है ना। इस तरीके से इन्होंने अपने व्यवसाय को भी अलग से चुना। जो अभी तक कृषि कर रहे थे अब किस में काम करने लगे? वो सेवा उद्योग और व्यापार में काम करने लगे। फिर इसके अलावा इनका जो विचार था ना, वो इस व्यवस्था जो यहाँ पर हैब्सबर्ग की जो व्यवस्था थी उसके प्रति भी इनके विचार बदल रहे थे। बदल क्या रहे थे? जैसे मान लिया जाए आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे यही देखोगे ना कि समाज में क्या क्या हो रहा है। आप लोग ये देखोगे ना कि हमारे साथ में और अन्य लोगों के साथ में क्या क्या अंतर हो रहा है, भेदभाव तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या था? जैसे मान लेते हैं एक कुलीन वर्ग है, इसके पास क्या है? संपूर्ण संपत्ति है। जो राज्य की संपत्ति थी वो इनके पास थी। इनके पास जन्म से विशेष अधिकार थे, है ना, जन्म से विशेष अधिकार थे। फिर इसके अलावा इनके पास शासन शासन में भागीदारी थी, भागीदारी थी। इनके पास शहरों में घर थे, शहरों में
घर थे, हवेलियां थी, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, उनमें रहते थे ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि ये मेहनत नहीं करते थे। मेहनत कौन करते थे? किसान वर्ग करता था या श्रमिक वर्ग करता था। देखिए, इनके पास अधिकार ज्यादा थे, लेकिन उत्तरदायित्व बिल्कुल कम था। उत्तरदायित्व ना के बराबर था। तो अब ये जो शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग था, इन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये व्यवस्था जो है ये बिल्कुल गलत है। इस व्यवस्था को हमें क्या करना चाहिए? समानता मूलक करना चाहिए। समानता मूलक करना चाहिए, जिसमें सभी क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। और स्वतंत्रता पे ही आधारित राज्य का निर्माण होना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक होना चाहिए, मतलब जनता के द्वारा ही निर्वाचित सरकार होनी चाहिए। और सरकार किस पे काम करे? कानून के माध्यम से। और कानून कैसे होने चाहिए? सभी को समान माने जो, या यूं कहा जाए कि कानून के समक्ष समानता वाली व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी चीज, विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, चाहे वो कुलीन वर्ग हो या फिर कोई मध्यम वर्ग हो या कोई श्रमिक वर्ग हो, किसी के पास भी विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। फिर दूसरी चीज कहा कि संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। इसमें निजी संपत्ति की बात इन्होंने की। फिर दूसरी चीज है कि निजी संपत्ति के साथ साथ इन्होंने कहा कि लोगों के पास मूल अधिकार होने चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल अधिकार होने चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो है निरंकुश शासन प्रणाली है, इस शासन प्रणाली के स्थान पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। विशेष जो जन्म से विशेष अधिकार है, उसके स्थान पर क्या होना चाहिए? समानता पर आधारित अधिकार होना चाहिए। कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार होना चाहिए और मूल अधिकार होने चाहिए। किसी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो या दमन नहीं हो। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। तो ये बात जब लगी लोगों को कि वास्तव में सही कह रहे हैं, तो सभी लोगों ने इनका साथ दिया। और फिर बाद में कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। तो इस बात को लेकर के लोगों ने कहा कि वास्तव में ये बात सही है। तो ऐसी बात जो है वो सभी को अच्छी लगी और इन्होंने कहा कि भाई ये ही विचार हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, हमारा विकास कर सकते हैं। इसे ही हम कहेंगे राष्ट्रवाद की विचारधारा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किसने किया, क्या कुलीन वर्ग ने किया या किसान वर्ग ने किया? बिल्कुल दोनों में से किसी ने नहीं किया। आप कमेंट करके बताएं कि इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण या राष्ट्रवाद की विचार को लेकर कौन आया। तो राष्ट्रवाद का जो विचार था वो कौन आया, आप कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपसे फिर बात करूंगा कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया था वो किस प्रकार की शासन व्यवस्था को लाना चाह रहा था। तो क्या इस शासन व्यवस्था की भी कोई विकल्प हो सकता था? क्या इस शासन व्यवस्था का भी कोई विरोध कर रहा था? तो वो विरोध कौन कौन कर रहे थे, किस प्रकार की और दूसरी विचारधाराएं थी, इनको लेकर के अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।